आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर्स चल रहे थे। हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को देखा, कैसे मॉडरेट्स का एरा था 1885 से लेकर 1905 तक, उसको समझा। देन एक्सट्रीमिस्ट आए, कैसे पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का। उसके बाद स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई। उसके बाद कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, उसका फॉल आउट देखा। आज हम देखेंगे कि 1914 के बाद एक इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज साथ में साथ चल रही थी, उस टाइम पे एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसके बारे में देखेंगे। लखनऊ पैक्ट क्या था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, उसके बारे में समझेंगे। जो एक एक्ट आया था 1909 का, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख आए फ्रीडम स्ट्रगल के, इससे क्रोनोलॉजी मेंटेन रहेगी, आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्रोनोलॉजिकली समझो, ये टाइम है 1914 का। ठीक है, 1914 का टाइम क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइम ना वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुई है, उसमें एक तरफ कौन सी कंट्री है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली, जापान, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ है टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, जो पहली वाली है जिनको बोलते हैं अलाइड फोर्सेस, उनमें कौन है, ब्रिटेन। और इंडिया किसकी कॉलोनी है, ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन बेसिकली चाहता है कि इंडियंस जो हैं वो वॉर में पार्टिसिपेट करें ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ब्रिटेन की तरफ से अराइज हो रहा है। अब इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी के क्या थॉट है, उनको समझते हैं। देखो, पहले मॉडरेट्स। मॉडरेट्स मैंने आपको बता दिया, प्रेयर एंड पिटिशन वाले, ये बोलते हैं भाई हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर ब्रिटिश की वॉर है तो हमें भी उनके साथ वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ये बोलते हैं हमारी ड्यूटी तो नहीं बनती है, बट वो सोचते हैं कि अगर सपोज करो हम वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या पता ब्रिटिशर्स खुश होकर हमें कुछ अच्छी दे दें, मतलब कुछ रिफॉर्म्स ले आए। ठीक है, और रेवोल्यूशनरिस्ट का तो आपको पता है, वो बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के साथ कोई किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं चाहते थे। वो बोलते थे नहीं जी, अभी वार हो रही है, अभी तो इनका फायदा उठाओ। जो दूसरी पार्टी है एक्सिस वाले, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उनके साथ मिल जाओ और इनके अगेंस्ट वॉर छेड़ दो। ठीक है, अब यहां के बाद क्या होता है कि आप सिचुएशन समझते हैं, ये तो आ गया वर्ल्ड वार वाला सीन। अब देखते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट जो स्टार्ट होती है, कि होम रूल होना चाहिए, मतलब अपनी कंट्री का खुद का रूल होना चाहिए। बेसिकली ये इंडियंस को प्रमोट करता है कि जो कंट्री है वो इंडियंस ही रूल करें। उसका क्या रीजन था, वो क्यों बनी। ठीक है, सबसे पहला रीजन था कि देखो, एक प्रेशर डेवलप करना बहुत जरूरी था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे, तो हमें फ्रीडम जल्दी मिलेगी। दूसरा, इनका होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने वाले जैसे बाल गंगाधर तिलक को, एनी बेसेंट है, इनका ये व्यू पॉइंट था कि जो कांग्रेस है ना, वो साल में एक ही बार मिलती है। कब मिलती थी, दिसंबर के सेशन में। तो पूरा साल तो मतलब ऐसे ही रहता है। तो एक ऐसी मूवमेंट चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहे और ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाए रखे। ये दूसरा पॉइंट था उनका। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था वर्ल्ड वार। देखो, वर्ल्ड वार जब हो रही है, इंडियंस पार्टिसिपेट करें, ब्रिटिशर क्या करिए, यहां से फूड उठा के ना अपनी आर्मी को सप्लाई कर रही है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, हंग्री सिचुएशन हो चुकी है इंडिया में। तो ये एक टाइम था जिस टाइम पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको पता था कि हम लोकल लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में जोड़ सकते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले सिर्फ किसके साथ लिंक थी, इलाइट लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ। तो बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे कि अब ये टाइम आ गया है कि जो लोकल मासेज है, हर एक आम नागरिक पहुंचे कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि क्यों होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब इस मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, देखो, बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रोमिनेंट थे, एनी बेसेंट, ये दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे। उसके बाद जीएस खारपड़े थे, सुब्रमण्यम अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे। अब देखो, होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट होती है ना, इसमें दो लीग्स बन जाते हैं। बेसिकली पहले क्या होता है कि तिलक और एनी बेसेंट जाते हैं कांग्रेस के पास, उनको बोलते हैं कि 1914 में ये कांग्रेस के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करो। बट कांग्रेस आपको पता है कौन चला रहा था, मॉडरेट्स। और जो तिलक थे वो किससे बिलोंग करते, एक्सट्रीमिस्ट से। तो मॉडरेट्स इनको स्टार्टिंग में सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तब तिलक और एनी बेसेंट डिसाइड करते हैं ये खुद होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर कांग्रेस नहीं भी बैक कर रही है तो नहीं करे, हम खुद स्टार्ट करेंगे। बट ये क्या करते हैं, ये दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर, दो लीग्स बनाते हैं। क्यों दो लीग्स बनाते हैं, क्योंकि देखो, जो कुछ बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर थे ना, वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे।
कुछ एनी बेसेंट के थे वो बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे। अगर ये इकट्ठे काम करते तो फ्रैक्शन आ सकती थी, जैसे आपको पता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में फ्रैक्शन आ गई थी सूरत स्प्लिट में। तो ये नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, इसलिए दो होम रूल लीग्स बनती हैं। पहली इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग जो बनती है, इस होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग को कौन फाउंड करता है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1916 में करते हैं, अप्रैल में, 1916 अप्रैल में करते हैं, अप्रैल अभी आप याद रखना, ठीक है। ये अप्रैल में इसको फाउंड करते हैं और इसकी जो पहली मीटिंग है ना, पहली मीटिंग होती है बेलगांव में। कहां पर होती है? बेलगांव में। ये जो आप मैं फैक्ट लिखवा रहा हूँ ये आप अपने नोटबुक में पेन डाउन करो। तो इंडियन होम रूल लीग जो है 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक फाउंड करते हैं। पहला इसकी जो मीटिंग होती है बेलगांव में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ किया जाता है सिलेक्ट? पुणे में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करेगी? इसका काम था महाराष्ट्र वाला एरिया देखना, बॉम्बे सिटी को छोड़ के, महाराष्ट्र वाला एरिया बॉम्बे सिटी को छोड़ के, कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस जो थी तब, वहां पर प्रोविंसेस थे ना इंडिया में तब, और बेरार वाला रीजन, ठीक है। तो इसको इस रीजन में कौन देखेगा? इंडियन होम रूल लीग बाय तिलक। बेसिकली ये सेंट्रल प्रोविंस था, मतलब इंडिया के जो सेंट्रल वाला पोर्शन महाराष्ट्र के आसपास वाला था वो सारा बाल गंगाधर तिलक देख रहे थे। बेसिकली इनकी 6 ब्रांचेस थी, और इसका मतलब मेन अगर आप देखो ना, इनकी मेन डिमांड्स ये थी, पहले तो स्वराज, मतलब हमें सेल्फ रूल दो आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दूसरा ये चाहते थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट बननी चाहिए, मतलब हर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक स्टेट बननी चाहिए, और जितनी भी एजुकेशन है, अगर आप पढ़ाई प्रोवाइड कर रहे हो ब्रिटिशर्स को, तो वो इंग्लिश में मत दो, वो किस में दो? वर्नैकुलर लैंग्वेज में। वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये इनकी 3 डिमांड्स थी मेन। पहली कि स्वराज मिलना चाहिए, दूसरा कि लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स बनाओ, और तीसरा वर्नैकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रोवाइड करो। दूसरी बनती है ऑल इंडिया होम रूल लीग, मतलब ये एरिया छोड़ के बाकी जितना भी बचा उसमें जो होम रूल लीग थी, दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी जो फाउंडेशन है सितंबर 1916 में रखी जाती है मद्रास में, ठीक है, तमिलनाडु में, और ये रेस्ट ऑफ इंडिया कवर कर रहा है, ठीक है, और बॉम्बे को भी। और ये कौन चला रहा है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हमने देखा था लास्ट डे में जब हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से पहले पढ़े थे। और एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर थे, ये भी आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, एक न्यू इंडिया, एक कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये 2 न्यूज़पेपर हैं, ये किसके थे? एनी बेसेंट के, आपने याद रखें। देखो इस जो होम रूल लीग थी ना, एंटी ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसमें एनी बेसेंट के साथ 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स के आपने नाम याद रखने, जैसे वार्डियर सर थे और जॉर्ज अरुंदले, इनका नाम आपने याद रखना है। जॉर्ज अरुंदले बेसिकली कौन थे? ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग बनी थी ना, इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये कम ही लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ही स्टार्ट करते हैं, इनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, बट बाद में इसको बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ही, बॉम्बे जो डिवीजन थी ना, ये देख लो, ये बॉम्बे वाला पार्ट था, वहां पर इस मूवमेंट को आगे कौन लेके जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना ही लेके जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सारे मुस्लिम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा था। उनका ये रीजन था, होम रूल, उनका ये मानना था कि जो होम रूल है ना, इसका मतलब होगा रूल ऑफ मेजोरिटी, और मेजोरिटी कौन थे? हिंदूज। वो कहते थे कि होम रूल का मतलब होगा रूल ऑफ हिंदूज, इसीलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक तो वार चल रही है, और ऊपर से इतनी तगड़ी मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो ब्रिटिशर्स चुप रहने वाले नहीं थे। तो अब हमने देखना है गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स था। गवर्नमेंट तो बहुत सप्रेस करने की कोशिश करी। पहली बात, तिलक को मना कर दिया कि तिलक ना ही पंजाब में एंटर कर सकते हैं ना ही दिल्ली में। अब इनको जेल में तो डाल नहीं सकते थे, आगे ही 6 साल जेल काट के आए थे, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी, उनके जो एसोसिएट थे जैसे बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंदले, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो नाइटहुड वापस कर देते हैं। नाइटहुड एक अवार्ड है, ब्रिटिशर्स द्वारा दिया जाता था, और ये एस सुब्रमण्यम अय्यर इनको रिनाउंस कर देते हैं, वापस कर देते हैं। आपको ये याद रखना है, जैसे अभी आगे जाके देखोगे ना, आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड वापस कर देते हैं। आपको याद रखना है कि किसने कब किया। जैसे एस सुब्रमण्यम अय्यर, अभी ये नाम आया, इन्होंने नाइटहुड तो रिनाउंस किया, बट कब किया? ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। तो ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1917 में जाके एनी बेसेंट वगैरह को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, और 1920 में
ऑल इंडिया, देखो ये अब ना मूवमेंट है धीरे धीरे खत्म हो जाती है 1917 में आते आते, ठीक है, उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों खत्म हो जाती है। लेकिन अब खत्म होने के बाद 1920 में ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग होगी ना, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है स्वराज्य सभा। ये आपको याद रखना। और ये कौन रखेंगे? गांधी जी, क्योंकि अब धीरे धीरे गांधी जी आएंगे पिक्चर में, ठीक है। अभी तक गांधी जी नहीं ना आए, अब गांधी जी के आने का टाइम हो गया है। और वो जब गांधी जी आएंगे ना, तो पूरी कमांड गांधी जी खुद अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आप देखो इस मूवमेंट को खत्म होने के रीजन क्या है, इस मूवमेंट के खत्म होने के रीजन कैसे हैं, जैसे जैसे कि देखो ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक वगैरह थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे ना, आपको पता है, तो इनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती थी, इनके खिलाफ सप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता था। दूसरा था अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। देखो 1970 में ब्रिटिशर्स जो हैं ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कुछ नए रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। जब वो ये ऐसा बोलते हैं नए रिफॉर्म्स लाने वाले, तो जैसे एनी बेसेंट है वो सोचने लगती है कि क्या हमें मूवमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब रिफॉर्म्स आ रहे हैं, क्या पता रिफॉर्म्स अच्छे हो, ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा लाएं, ठीक है। तो ये सब सोच के ये अपनी मूवमेंट को रोक देते हैं, तो ये मूवमेंट रुक जाती है। और इस मूवमेंट में वायलेंस भी बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये था। अब इस मूवमेंट को करने का क्या कुछ फायदा हुआ? तो बिल्कुल हुआ। देखो इससे पहले जो मूवमेंट थी ना, वो ज्यादातर ना लोकल लोगों तक नहीं पहुंची थी, वो ज्यादातर इलाइट लोगों तक थी, इंटेलेक्चुअल्स तक थी, क्योंकि मॉडरेट डील करते थे। होम रूल लीग मूवमेंट चलाई बाल गंगाधर तिलक ने। आज आपको पता है बाल गंगाधर तिलक लोकल्स में बहुत पॉपुलर थे, वो लोकल्स के साथ बहुत बात करते थे। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये धीरे धीरे आम आदमी तक भी पहुंचने लगी। और इसी की हेल्प बाद में गांधी जी को मिलेगी जब वो लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि गांधी जी के टाइम में सबसे ज्यादा लोकल इन्वॉल्वमेंट देखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखो इसके बीच एक इंपॉर्टेंट चीज होती है 1916 में, ठीक है। 1916 में एक होता है लखनऊ सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको पेपर में इसका सब पता होना चाहिए, ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट था ना, सूरत स्प्लिट वाला, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इस सेशन को कांग्रेस के कौन प्रिसाइड कर रहा था? एसी माजुमदार। एसी माजुमदार, एसी का मतलब है यहाँ पे अंबिका चरण माजुमदार इनका पूरा नाम था, और ये एक मॉडरेट लीडर थे, आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बहुत अच्छी होती है और एक बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बाल गंगाधर तिलक और जितने भी मॉडरेट थे वो सारे मिल जाते हैं आपस में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, लखनऊ पैक्ट साइन होता है, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाती हैं। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है मिल रही है, लेकिन गलत ये हुआ कि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलने पर कांग्रेस मुस्लिम की जो पोजीशन है ना सेपरेट इलेक्टोरेट में, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये बहुत गलत चीज। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी मैं आपको 1909 का एक्ट समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट समझो बेसिकली क्या होता है। देखो अगर कोई एक रीजन है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इस रीजन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, ठीक है। अब ज्यादा इधर बेशक मुस्लिम रहते हैं। अब क्या होगा कि एक मुस्लिम, जैसे आपको पता है ना, ये सीट रिजर्व कर दी गई है वुमेन के लिए, ये सीट रिजर्व कर दी गई है एससी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए। उस टाइम पे क्या होता था, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, ठीक है। अब इस जगह से सिर्फ मुस्लिम ही लड़ सकता है, ठीक है। बट इसकी जो पॉपुलेशन है ना, वो पूरी पॉपुलेशन वोट नहीं करेगी, वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जब किसी रीजन में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेंगे, दैट इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। और इसको ना इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस ये क्या है बेसिकली, इसको एक्सेप्ट करने से गलत क्या हुआ, इससे एक्सेप्ट करने से गलत ये हुआ कि बाद में जाके यही चीजें रीजन बनेगी पार्टीशन ऑफ इंडिया का। मुस्लिम्स डिमांड करेंगे कि उनकी एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो जाता ना, जो आज चलता है इंडिया में, तो बहुत अच्छा होता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ये होता है कि हाँ मुस्लिम को दो सीट, दो मुस्लिम को, बट ये है कि मुस्लिम को सीट तो दो बट वोट सभी करेंगे, ठीक है। ये होती है ज्वाइंट इलेक्टोरेट की कंडीशन। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, अगर किसी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, सपोज करो एससी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो कि अभी नहीं है। अगर एससी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, इसका मतलब किसी रीजन से एससी खड़ा होगा और वोट भी सभी एससी से ही करेंगे, इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। अब देखो ये 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को। अब हमने समझना है कि 1909 में ये जो एक्ट आया था ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें क्या क्या बोला गया था। तो ये मैं साथ साथ पॉलिटी का भी यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछते हैं। देखो अब इनका रिफॉर्म्स का नाम है मॉर्ले मिंटो। तो समझो मॉर्ले कौन था,
मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली पता क्या होता है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में एक बंदा बैठा हुआ था जो इंडिया के सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेता था, तो उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बैठा था। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वाइस रॉय उस टाइम इंडिया के, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इन दोनों के नाम पे पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 में ही आए थे। ठीक है, अब ये क्यों आते हैं उसका रीजन समझो। अक्टूबर 1906 में क्या होता है, आगा खान, ठीक है, आगा खान मिलते हैं किसको? लॉर्ड मिंटो को। उस डेपुटेशन को बोलते हैं सिमला डेपुटेशन। ठीक है, सिमला डेपुटेशन में लॉर्ड जो मिंटो को मिलते हैं आगा खान। आगा खान डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब वो कहते हैं कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ मुस्लिम खड़े हों और मुस्लिम ही वोट करें। ठीक है, ये इन्होंने डिमांड रखते हैं। और फिर जब 1909 में रिफॉर्म्स आते हैं ना, उसमें ये रिफॉर्म्स तो बहुत ज्यादा है, मैंने इंक्लूड नहीं करे, इंपॉर्टेंट यही था रिफॉर्म्स में पहला कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाते हैं मुस्लिम्स को। ठीक है, पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था मुस्लिम्स के लिए। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, उन्होंने बोला था जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है कि पहले एक पैनल बनेगा और पैनल के बाद डिसाइड होगा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली नहीं होंगे जैसे हम वोट करेंगे। थर्ड, इन्होंने कहा था कि देखो एक वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जो सारे डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है, जैसे आज इंडिया की कैबिनेट है उस तरह वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। उसमें पहले इंडियंस नहीं जाते थे। इस एक्ट में ये कहा गया कि एक इंडियन को अलो किया जाएगा टू वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वो कौन से इंडियन बने थे? दैट इज सतिंद्रनाथ सिन्हा, सतिंदर सिन्हा, और ये बने थे लॉ मेंबर। ठीक है, बने थे, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, पॉलिटी में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है कि वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया सतिंद्रनाथ सिन्हा जी को अपॉइंट करा गया था किस रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग? तो 1909 के रिफॉर्म, या आपको पूछा जाएगा 1909 रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट करा गया था एक इंडियन को टू वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो कौन थे? तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये मैंने बेसिकली ये जो 1909 इंक्लूड करना है वो इसलिए किया, इस चीज को समझाने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम की पोजीशन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट पे एक्सेप्ट कर ली, और ये बहुत गलत होगा, बाद में जाकर यही अराइज करेगा जो पार्टीशन को। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं बट ये भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहेगा। अब देखो ये हमने पीरियड समझ लिया 1917 तक। अब 17 में क्या होता है? 17 में अब वहां पे लॉर्ड मिंटो थे ना 1909 में, इसी तरह आप आ गए लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए इस टाइम मॉन्टेगू, और तब यहाँ पर वाइसरॉय इस टाइम पता कौन होंगे 1917-18 में? ये होंगे कैम्सफोर्ड। ठीक है, तो जो मंटेगू हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये बेसिकली ये अगस्त 1917 में एक अनाउंसमेंट करते हैं। ये अनाउंसमेंट ये करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अब पार्टिसिपेशन इंडियंस की बढ़ा देगा और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ प्रोग्रेस करें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर इंडियंस को मेजर रोल दिया जाएगा इंडिया को ऑपरेट करने के लिए। और इसी की वजह से एनी बेसेंट वगैरह कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे रिफॉर्म्स लाने लगी है। बट जब हम कल पढ़ेंगे, सस्पेंस में रखता हूँ आपको, बट 1919 में जो आगे जाके रिफॉर्म्स आएंगे ना वो भी बहुत गलत होंगे। जहां पर सिर्फ यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिए जा रहे हैं ना, वहां पर देखना कितने लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद जो फेज स्टार्ट होने जा रहा है ना वो इंपॉर्टेंट फेज है गांधी जी का। और गांधी जी के फेज के बाद वाला जो फेज है ना वो सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री और फ्रीडम के लिए, वो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से फ्रेम होते हैं। तो अब आपको ना कहते हैं कि जब आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो और ये वाला फेस आ जाए ना तो आपको अपनी आंखें कान सब कुछ खोल देना चाहिए। तो आपको भी अब खोल के दिमाग खोल के पढ़ना है इसके बाद। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ये न्यू इनिशिएटिव है तो इसको स्प्रेड करना है आप लोगों ने, या आपकी फैमिली है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, टेलीग्राम में हमारा डेली क्विज होता है रात 8 बजे, तो आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद ये है कि जो हम अगर सपोज का कोई जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिलेटेड कंटेंट हैं डिफरेंट चीज़ों के रिलेटेड। आप एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ों को आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ भी इसकी हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।